नमस्कार मित्रों। जैसा कि हमारी श्रृंखला चल रही थी, जो हमारी सीरीज चल रही है आरपीएससी के आज दिनांक तक जितने भी पेपर हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के, उनके जितने भी साइकोलॉजी के पेपर हैं उन सबको हमें क्लियर करना है और उन सबका हमें एक बार रिवीजन करना है, ताकि आने वाले 2022 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें हमें 30 में से लगभग 27 से 28 प्रश्न मिल सकें। और अगर हमने इनको 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ा तो यकीन मानिए 2 से 3 बार आपका जो सिलेबस रिवीजन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारा टारगेट, जो हम रोज़ बात करते हैं। आज भी सबसे पहले आपको कहूँगा कि आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें, चाहे वह टारगेट छोटा ही क्यों ना हो, और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दें। कुछ दिनों में आप देखेंगे आपकी लाइफ ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। अब बात करते हैं इस पेपर की। यह भी 2011 का पेपर है। कल हमने एक 2011 का एक पेपर लिया था, आज ये 2011 का हमारा दूसरे पेपर है। अब बात करते हैं सबसे पहला प्रश्न, सही सुमेलित है, यानी जो सुमेलित है उसी की बात करेंगे। तो पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान किसने दिया? रिचर्ड सकमैन ने। विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान किसका है? जीन पियाजे का। अग्रिम संगठक प्रतिमान किसका है? डेविड आसुबेल का। और सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान किसका है? जॉन डीवी का। अगला प्रश्न है, किस आयु काल में मानसिक विकास का अपनी उच्चतम सीमा तक पर पहुंच जाता है? जो मानसिक विकास है वो अपनी उच्चतम सीमा तक कब पहुंच जाता है? तो वह है 15 से 20 वर्ष, यानी किशोरावस्था के अंदर। अगला प्रश्न है, किस शिक्षण व्यू रचना का संबंध जनतांत्रिक व्यू रचनाओं से है? तो कुछ शिक्षण रचनाएं हैं, जैसे सामूहिक परिचर्चा व्यू रचना, मस्तिष्क उद्वेलन व्यू रचना और समस्या व्यू रचना। आगे है कि अनुदेशन संबंधी जटिल प्रक्रियाओं व प्रनियमों में कौन सी व्यूहरचना का प्रयोग किया गया है? तो वह है अविरला गद्य संप्रेषण का। अगला प्रश्न है, संप्रेषण नियंत्रण प्रक्रिया के 3 आधारभूत तत्व कौन कौन से? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लागत, प्रदा और संसाधक। एक चीज़ आप ध्यान रखें, कुछ कुछ के आप इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो भी थोड़ी सी याद करें, ताकि आपको आसानी रहेगी। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो है कोहलर। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर। अगला है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, यह कथन किसका है? हरलोक का कथन है ये। दो बालकों में मानसिक योग्यताएं कभी समान नहीं होती है, यह कहा था हरलोक ने। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर के अंदर जो सहायक होते हैं अनुदेशन, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी काम आती है वो देखिए। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, कोर्सवेयर टेक्नोलॉजी है। परंतु इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के अंतर्गत कार्य नहीं करती है, काम नहीं आती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में निहित मूल मान्यताएं हैं, जो इसकी कंप्यूटर अनुदेशन में है उसकी मूल मान्यताएं कौन कौन सी हैं? तो ये कि बहुत से विद्यार्थियों को एक ही समय में अनुदेशन प्रदान करना, एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरी, विधि एवं तकनीकों के प्रयोग में विविधता, तथा तीसरी है विद्यार्थियों की कार्यक्षमता की ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो सकती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषाएं। कई बार आ चुका है ये प्रश्न कई पेपर में कि कंप्यूटर की भाषाएं कौन कौन सी है? लोगो, कोबॉल और जावा, ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं। अगला है, जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्रामों एवं सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग करता है। जब हम काम करते हैं तो कंप्यूटर किसी स्मृति का प्रयोग करता है ना, तब प्रोग्राम सूचनाओं उनको एकत्रित करता है। वह स्मृति क्या है, यानी उस स्मृति को क्या कहते हैं? तो वह है रैम। इस चीज़ को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। कंप्यूटर में दो प्रकार की स्मृति होती है, एक रैम है, एक रोम है। रैम का पूरा नाम भी याद रहना चाहिए आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला है कि इंटरनेट सेवा का उपयोग करने पर www www अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिसका आशय क्या है? यानी इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की धारा 275 के अंतर्गत किसको राज्यों को अनुदान एवं सहायता के लिए अनुशंसा करने का अधिकार है? तो वह है वित्त आयोग। उसके बाद अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई, यानी परिभाषा कौन सी है उसको देखिए। कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, और अभी वर्तमान में यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये किसने कहा? ये कहा था वुडवर्थ
RS। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग हैं जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी देना। उक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो वह है क्रॉनबेक। आप ये चीज़ देख के चलिए कि लगभग 2 या 3 कथन या परिभाषाएं हर पेपर में आ रही है, आपको इनको अच्छे तरह से याद करना है। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला है? यानी अधिगम को कौन कौन प्रभावित करते हैं? एक तो अधिगमकर्ता खुद प्रभावित करता है, अधिगम का अनुभव प्रभावित करता है और उद्देश्यहीनता ये भी इसको प्रभावित करती है। वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक। अब इसमें 2 प्रश्न आ गए। एक प्रश्न तो वाटसन की पुस्तक कौन सी है, ठीक है, व्यवहारवादी की दृष्टि में मनोविज्ञान। दूसरा, ये कब प्रकाशित की गई? तो 1925 में। अगला प्रश्न है, अधिगम आदतें ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करता है। यह परिभाषा किसने दी? ये वापस देख लीजिए, यह परिभाषा दी है स्किनर ने। अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था संप्रत्तियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये इसने कह दिया कि ये अवस्था किसके अनुसार है? जीन पियाजे के अनुसार कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद बात करते हैं, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वो है असुरक्षा। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जिसका प्रभाव पड़ता है वह क्या क्या? एक तो रुचियां हैं, आवश्यकताएं हैं और अभिवृत्ति है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? संवेग पर नियंत्रण करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है वो है प्रक्षेपण। अगला है कि किशोरावस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह कौन सी है? स्व केंद्रित अवस्था संबंधित है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो रचनात्मकता इस किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न है कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक कौन सा है? तो वह है पुनर्बलन। फिर अगला प्रश्न है कि प्रशिक्षण में अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? गेट्स की है। ये परिभाषा पहले भी आई थी, आज फिर आई है। अगला प्रश्न है कि एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता इच्छा शक्ति। जब इच्छा शक्ति होगी तो वो ऑटोमेटिक बहुत अच्छी तरीके से सीखेगा। अगला प्रश्न है, ए माइंड डेट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? CW बियर्स के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय कौन सा है? आत्मीकरण। अप्रत्यक्ष विधियां अधिकतर आती है, आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है कि भग्नाशा के कारण कौन कौन से हैं? तो एक तो विरोधी उद्देश्य है, विरोध इच्छाएं हैं और नैतिक आदर्श, ये भग्नाशा के कारण है। अगला प्रश्न है, किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान है। आकांक्षा का उचित स्तर तय करना, ये शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान है। और अंतिम प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक है? एक तो उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत, विद्यार्थी केंद्रितता का सिद्धांत और संसाधनों के प्राप्त होने का सिद्धांत। अब आप एक चीज गौर करें कि यहाँ 32 प्रश्न है, तो इस पेपर में 32 नहीं आए थे। मैंने 2 प्रश्नों को 2 भागों में बांट दिया। जैसे कि एक प्रश्न तो हमने अभी यहाँ ऊपर देखा था कि ये प्रश्न हमने यहाँ देखा था कि सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है और किसका प्रभाव पड़ता है। इस चीज़ को देखिए आप, जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह असुरक्षा और जिसका प्रभाव पड़ता है वह रुचियाँ, आवश्यकताएं और अभिवृत्ति। ऐसा ही प्रश्न ऊपर भी है, इसलिए ये प्रश्न 32 हो गए, बाकी 30 प्रश्न ही आते हैं। और एक चीज़ कि RPSC ने जिन प्रश्नों को डिलीट कर दिया है हम उनकी चर्चा किसी पेपर में नहीं करेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ आपको प्रत्येक वीडियो की PDF मिलेगी। उन PDF को आप प्रिंट करवा सकते हैं और उसके बाद पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना ही है, इस चीज़ को आपको मान कर चलें। कल या परसों आपको स्कूल मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद उसकी भी PDF आपको वही टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जितने भी आपके साथी, भाई बंधु, फ्रेंड्स
और जो भी पढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आगामी परीक्षा 2022 में जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।